ज्योग्राफी वाले आ गए हो। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस चैनल पर, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर से इस साल एक मैपिंग का अच्छा सा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाए। अगर नहीं तो एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इस चैप्टर की एंगेजमेंट हो सकती है या यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि आपका एक एनालिसिस देने का मेरी आदत है, तो मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में भी आपका जरूर बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से अगर तुम एनालिसिस देखोगे तो एवरेज नंबर ऑफ आपका क्वेश्चंस अभी तक बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। बट दो टॉपिक आपका इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड और उसके बाद डब्ल्यूटीओ एंड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, इससे क्वेश्चन ना आने का एक रीजन ये भी है क्योंकि ये जो ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड की चीजें हैं ये एलपीजी में कवर हो जाती हैं। और एलपीजी आता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि तुम इको में देखते हो तो वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आ रहा है। तो वो ज्योग्राफी में ज्यादातर इस चीज को कोइंसाइड ना करे, इसलिए कहीं और से आपका क्वेश्चन डाल देता है। पर हमें तो क्या है, हमें तो सब पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है, अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड को कहीं हिस्ट्री से आपका ट्रेस करना शुरू करूं तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहले आपके पास आता है बार्टर सिस्टम। और अगर तुम बार्टर सिस्टम को आपका समझ जाते हो तो तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि भाई कैसे आपका पहले के जमाने में ट्रेडिंग हुआ करती थी। अब जैसे बार्टर सिस्टम ऐसा है, जैसे तुम्हारे पास आपका गाय है और तुम किसी के चावल लेने गए हो, तो भाई अगर उसको गाय की जरूरत होगी तभी तुम दोनों के बीच में ट्रेड हो सकती है, या तुम अपनी गाय तभी दोगे जब तुम्हें चावल चाहिए होंगे। अगर तुम्हें गेहूं चाहिए और उसके पास चावल हैं तो तुम अपनी गाय किसी कीमत पर देकर नहीं आओगे, मतलब गुड्स के बदले में आपका गुड्स दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर तुम आपका टेडी डे वाले दिन चॉकलेट लेकर चले जाओ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने आपका तुम्हारे मुंह पे चटाका मार दिया कि बेटा निकल ले यहां से, तू आपका बिल्कुल ही मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हें आपका देख के गए थे, तुम्हारी एक दोस्त ने बता दिया, तुम्हारे दोस्त तो आपका बिल्कुल एकदम जहर वाले लौंडे हैं। ये चाहते नहीं कि बिल्कुल आपका तुम मिंगल रहो, क्योंकि इनकी खुद की कहीं सेटिंग नहीं हो पा रही है। तो भाई साहब, इसलिए बार्टर सिस्टम जो है वो ऐसे दो लोगों के बीच में आपका होता है, बिटवीन टू पीपल, जहां पर कॉमन गुड्स आपका देखे जाएं, ऐसे गुड्स जो कि आपका तुम्हें भी चाहिए और तुम्हारे साथ साथ आपका जिसको रिक्वायरमेंट है उसको भी चाहिए। तो यहां सबसे पहले जो आपका बात कर रखी है वो बार्टर सिस्टम के बारे में ही आपका चर्चा की हुई है। एंशिएंट अगर देखोगे तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हुआ करते थे। अब इस लॉन्ग डिस्टेंस का घाटा क्या होता है, जैसे अगर तुम आपका लॉन्ग डिस्टेंस में जाओगे ना मेरी जान, तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो पेरिशिएबल आइटम्स होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में जो पेरिशिएबल आइटम्स होते थे, ऐसे आइटम जो सड़ गल जाते हैं, उनकी आपका दिक्कत हो जाती थी। वरना उसके अलावा तो आपका ट्रेड पॉसिबल होती थी और लोगों को बहुत दूर दूर तक अपने रिसोर्सेज को खोजने के लिए जाना पड़ता था। तो बेसिक नेसेसिटी फूड एंड क्लोथ के लिए भी आपका लोग क्या करते थे, दूर दूर जाते थे। रिच पीपल आपका बेसिकली क्या करते थे, ज्वेलरी, फिर कॉस्टली ड्रेसेस, ये सारे लग्जरियस आइटम आपका लेकर आते थे। 15th सेंचुरी के बाद से जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ, यूरोपियंस ने आपका अलग अलग कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया, अलग अलग जगह पर आपका जाकर बसना शुरू किया। उसके बाद फिर ये जो ट्रेड है वो आपका अब कम्युनिटीज से आने लग गई, फिर पैसे भी आपका जीतने लगे, तो फिर वो बहुत सारी चीजें आपका क्या होने लग गई, चेंज होने लग गई। और ऐसी ट्रेड जो एक नई फॉर्म में एंगेज की इन्होंने, इमर्ज्ड व्हिच वाज कॉल्ड एज स्लेव ट्रेड। तो तुमसे आपका पूछ सकता है कि जो स्लेव ट्रेड की आपका बेसिकली व्यवस्था थी वो सबसे पहले किसने शुरू की, तो यूरोपियंस ने आपका शुरू की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर तुम जानोगे तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, मतलब कोई तो ऐसा रीजन होगा कि मुझे यूरोप के साथ आपका ट्रेड करनी है, यूरोप को मेरे साथ ट्रेड करनी है, यूएस से आपका हमारे पास आना चाहता है, रशिया भी आना चाहता है। तो रशिया भले ही ना आना चाहे पर तुम रशिया जरूर जाना चाहते हो, तो भैया मन तो कर ही रहा होगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, वापस आओ। तो इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि हमें आपका जो है विदेश जाना है। तो बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर कोई ऐसी चीज है जो इंडिया में मिलती है, इंडिया में तो भाई सब कुछ मिलता है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भारत के पास नहीं है, हम ही आपका दे रहे हैं, हम क्योंकि विश्व गुरु हैं, तो हमारे पास आपका सब कुछ है। हम अगर कोई दूसरी कंट्री में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो दूसरी कंट्री से हमें बोरो करनी है, जैसे हम ज्यादातर अपने जो डॉक्टर वगैरह के सामान है वो चाइना से लेकर आते हैं, जैसे सीजर हो गया या फिर आपका बाकी सारी चीजें हो गई। तो अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनका जो इंटर एक्सचेंज होगा तो वो क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेज है वो हमें मिल सके और हमारे पास जो है वो उनके पास
जा सके। तो सबसे पहला जो आपका बेसिकली रीजन है वो है डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज। तो वर्ल्ड के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ऐसा नहीं है कि सारे आपका इंडिया के अंदर ही हैं, सारे चाइना के अंदर ही हैं, या फिर सारे आपका रशिया के पास है, या फिर सारे यूएसए के पास है। वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण हमें आपका क्या करना पड़ता है, उनको खोजना पड़ता है। अब उसके भी कई सारे रीजन है। क्यों? कहीं पर जियोलॉजी अलग है, कहीं पर रिलीफ अलग है, और कहीं पर आपका क्लाइमेट अलग है। अब ये तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका रिसोर्सेज बहुत अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसका रीजन क्या है, वहां की जो रिलीफ है, वहां का जो सॉइल है और वहां का जो क्लाइमेट है वो उसको कंपैरेटिवली अलग बनाता है। ऐसे ही मिनरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो इनकी अवेलेबिलिटी भी अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर आपका पाई जाती है। और क्लाइमेट के हिसाब से जो हमारा फ्लोरा एंड फोना है, जो हमारा फ्लोरा एंड फोना है, ये भी अलग अलग आपका डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलेगा। अब जैसे चीता है, तो चीता के लिए आपका बेसिकली जो क्लाइमेट है सुटेबल, वो सिर्फ एमपी में मिल रहा है। अगर मैं आपका इसको चीता को गुजरात में ले जाकर रख दूं तो गुजरात में बेटा ये गोट बन जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, फिर ये भाग नहीं पाएगा, फिर ये मैं करेगा। तो इसलिए आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल आपका सुटेबल क्लाइमेट चाहिए होता है। और इसीलिए हम जो बुल्स के प्रोडक्शन देखते हैं, जैसे अब तुम जम्मू कश्मीर वाली साइड जाओगे तो वहां पर जो ट्रेडर्स होते हैं वो बुल प्रोडक्शन करते हैं। कोल्ड रीजन्स में आपका मिलते हैं रबड़ बनाना, कोकोआ वगैरह, ये सारी चीजें आपका देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो पॉपुलेशन फैक्टर के ऊपर आपका डिपेंड करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर दुनिया भर के लोग हमारे यहां आकर आपका मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि नियरली आपका बेसिकली अगर तुम देखोगे तो चाइना और इंडिया, ये दो ऐसे देश हैं जहां पर बढ़िया लेवल पर आपका पॉपुलेशन हमको दिखाई देती है। तो जो पॉपुलेशन होगी वही तो डिमांड करेगी, और अगर डिमांड होगी तो डिमांड के साथ साथ लोग आपका खरीदेंगे चीजों को। तो इसलिए जहां पर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से ही आपका ट्रेड हो पाएगी। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड ट्रेड। अब देखो इसमें भी दो तरीके के आपका फैक्टर हैं, एक है कल्चरल फैक्टर और एक है साइज ऑफ पॉपुलेशन। कल्चरल फैक्टर जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो कहीं की आर्ट आपका अलग हो सकती है। अब जैसे भारत तो आपका बेसिकली आर्ट्स में माहिर है, हमारे पास दुनिया भर की आर्ट है, मतलब चाहे तुम बुद्धिज्म देख लो, चाहे तुम आपका जैनिज्म देख लो, चाहे तुम आपका हमारा सनातन धर्म देख लो, चाहे तुम इस्लाम देख लो, चाहे तुम सिखिज्म को देख लो, चाहे तुम आपका इस्लाम किसी को भी आपका उठाकर देख लो, तो हमारे पास अलग अलग आपका क्या है, सर्टेन कल्चर है। चाइना प्रोड्यूस द फाइनेस्ट प्रोक्लेम्स एंड ब्रोकेट्स। इसके अलावा कारपेट जो है वो बेसिकली ईरान की आपका बहुत अच्छी होती हैं, फेमस भी हैं। अफ्रीकन लेदर्स आपका बहुत अच्छे हैं। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट्स आपका बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है वो वहां पर हो रही है जहां पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज आपको दिखाई देंगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भैया अच्छी क्वालिटी के होंगे वो आपका चीजें चाहिए होंगी। और अगर तुम देखोगे तो जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, जहां पर पॉपुलेशन आपका बेसिकली अच्छा कमा रही है, उनको आपका ये डंप करते हुए चले जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन फैक्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरी हम स्टेज पे आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। अब जैसे तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपका समझोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग कंट्रीज के साथ आपका एसोसिएटेड है। नेचर ऑफ आइटम जो आपका अलग अलग चेंजेस में जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज आपका जो है वो ज्यादातर अपने फोकस करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसमें से एक आपका भारत भी आता है। भारत आपका बच्चा बच्चा जानता है कि जी एग्रीकल्चर आपका क्या है, एग्रीकल्चर के हिसाब से आपका सबसे बढ़िया कंट्री है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से। तो एग्रो प्रोडक्ट्स आर एक्सचेंज फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड। अब हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के हिसाब से आपका एग्रीकल्चर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब किसी को आपका गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं और उनसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आपका ले रहे हैं। वेयर एज इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन एक्सपोर्ट मशीनरी एंड फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट फॉर मार्केट। अब ये आपका एक्सचेंज चलता रहेगा। चौथा जो पॉइंट है वो है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम आपका यहां से गए, जैसे अब वो एक हमारी ताई है, ताई कौन, वही जो आपका प्याज नहीं खाती, कौन, निर्मला सीतारमण। उनसे पूछा गया कि भैया आप प्याज के रेट क्यों महंगे हो रहे हैं, वो कहती है मैं प्याज नहीं खाती हूं, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बताऊंगी। तो मत बताओ दीदी, पर इतना तो बताओ कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो आपने शेयर लगा दिया है बड़ा सा, मोदी जी से भी मैंने पूछा, मोदी जी ये जो इतना बड़ा चौड़ा शेयर तुमने लगाया है ये किस लिए है? तो मोदी ने कहा हम तो देखो गुजरात से हैं तो हम तो शेयर लगाएंगे। मैं कहा लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्या मकसद है इसका? तो मोदी ने कहा मकसद ये है कि बाहर वाले लोग आपका मेक इन इंडिया में इन्वेस्ट करें। इसका मतलब है कि भैया जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बाहर से आपका आए
और इससे क्या हो जाए, इससे आपका ट्रेड बूस्ट हो। अब जो ट्रेड होगी वो आपका हमारी कंट्री के बीच में और दूसरी कंट्री के साथ आपका इन्वेस्ट होती हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो कैपिटल की जरूरत है, जो पूंजी हमें लगानी है, जो पैसा लगाने के लिए हमें लागत चाहिए, वो बाहर से आकर लोग हमारे यहां देश में लगाएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और फिर लोग आपका हमारे यहां पर आएंगे। अब ये क्या क्या डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग में आपका हेल्प करते हैं हमारे यहाँ, फिर ऑयल ड्रिलिंग में हमारी हेल्प करते हैं, हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बड़ी बड़ी मशीन, जैसे इजराइल है वो हमारे यहाँ आपका एग्रीकल्चर में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। हमें अगर आपका किसी भी कीमत पर अगर नैनो टेक्नोलॉजी यूज करनी है या फिर आपका ग्रीन फार्मिंग करनी है या और भी कोई बहुत सारी फार्मिंग है, उसमें हमारी मदद करता जाता है और कैपिटल्स में भी आपका हमारी मदद करता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। फिर आता है ट्रांसपोर्ट के टाइम पर। अगर तुम देखोगे तो ओल्डन टाइम्स में लैक ऑफ एडुकेट एंड एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करता था, जिससे लोकल ट्रेड आपका बहुत अच्छी नहीं होती थी। बट आज के समय पर आपका लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेड करना, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ भैया हम तो रो रहे हैं मेरी वाली इस शहर में नहीं रहती है, अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड है, ट्रेड यहां देखो, हाँ बटके बटके हैं नहीं, पर यहां बात है, देखो ट्रेड चल रही है, तुम्हारी ट्रेड नहीं हो रही है, यहाँ दूसरी ट्रेड है। देखो जेम्स आ रहे हैं, सिल्क आ रही हैं, स्पाइसेस आ रहे हैं। हम तो स्पाइसेस, वास्को डी गामा आया था सबसे पहले स्पाइसेस लेकर गया हमारे यहाँ से मसाले, और मसाले इतने पसंद आ गए कि अंधी आपका डिमांड थी उस टाइम यूरोपियन मार्केट में, और खूब पैसा कमाया उसने। तो एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशियंस एंड ट्रांसपोर्ट, बेटर मीन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली तुमको यहाँ पर मिलेंगी। अब किसी भी कंट्री को आपका नापने के लिए तुम्हें आपका सबसे पहले पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड एग्जैक्टली आपका टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट दो चीजें तुमको समझ में आनी चाहिए। किसी भी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो दो तरीके से आपका देखा जा सकता है, एक देखा जा सकता है नेगेटिव और एक देखा जा सकता है पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर तुम्हें नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझना है तो तुम्हें दो शब्द आपका समझ में आने चाहिए, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है इंपोर्ट। समझ रहे हो मेरी बात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है, जब हम अपना सामान आपका बेच रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे साथ, और जब हम आपका सामान ले रहे हैं तो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब अंदर आ रहा है। अब सुनना बहुत ध्यान से, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका जो हमारे पास होगा, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड की बात कर रहा हूं, एज वेल एज एक्सपोर्टेड, दोनों को ज्वाइन कर लिया, बाय अ कंट्री टू द अदर कंट्री, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में। अगर कभी इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट, अब देखो क्या हो जाए, अगर मान लो किसी भी कंट्री के जो इंपोर्ट हैं, किसी भी कंट्री के जो इंपोर्ट हैं वो एक्सपोर्ट से आपका ज्यादा हो जाए, तो उस गिवन कंडीशन में आपका क्या हो जाता है, यहां पर नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाती है। बट अगर किसी कंट्री के आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है, किसी कंट्री के आपका कैसे इंपोर्ट से, तो किसी कंट्री के जो एक्सपोर्ट हैं अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हैं तो वहां पर कंट्री के जो इंपोर्ट हैं या फिर आपका जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगी वो हमेशा आपका पॉजिटिव में देखने को मिलेगी। ये बात तुम्हें याद रखनी है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर कभी इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो यहां पर नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, और अगर एक्सपोर्ट आपका ज्यादा है इंपोर्ट से तो यहां पर तुम्हें कैसा बैलेंस ऑफ ट्रेड देखने को मिलेगा, यहां पर तुम्हें पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका देखने को मिलेगा। और ये पॉजिटिव आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होता है। अब दो तरीके की ट्रेड हो सकती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को हम दो तरीके से आपका क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होते हैं बायलैटरल ट्रेड, देखो बाय का मतलब होता है टू, तो किसी भी दो कंट्री के बीच में जब आपका ट्रेड हो रही होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को बायलैटरल ट्रेड के नाम से जानते हैं। अब जैसे तुमने सुना होगा कि मोदी जी या फिर आपका जयशंकर साहब यहां से आपका कहां पर चले गए, यूक्रेन में, या फिर आपका यूएसए चले गए, कनाडा चले गए। कनाडा के साथ तो आजकल रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, पर जिस भी कंट्रीज में जा रहे हैं वहां पर आपका काम अच्छा चल रहा है। या तुमने अभी सुना होगा कि चाइना के साथ हमारे आपका अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं या ट्रेड स्पेसिफाइड कम्युनिटीज होती हैं, ये क्या करती हैं, ये धीरे धीरे कर जो दो कंट्रीज के बीच में आपका डोमिनेशन होता है उसी ट्रेड को बायलैटरल ट्रेड के नाम से जानते हैं। और एक होती है मल्टीलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल होता है कई सारी कंट्रीज के साथ, मतलब दो से ज्यादा कंट्रीज में अगर आपका बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होगा तो उस ट्रेड को आपका क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आपका बेसिकली मल्टीलैटरल ट्रेड। अब ऐसा हो सकता है जैसे जैसे मान लो मेरी फेवरेट है आपका पीहू, ठीक है,
तुम्हारी फेवरेट है आपका श्रुति, समझ रहे हो मेरी बात। तो जैसे अब कई सारे आपका बंदे हैं, जैसे एक नीलम है, समझ रहे हो मेरी बात, एक आपका ओलिविया है, समझ रहे हो, एक उसके अलावा आपका दिशा है, अब इसके अलावा आपका एक श्रुति हो गई। तो तुम्हारी फेवरेट आपका, क्योंकि बेटा इन तीनों पे अगर तुम लाइन मारोगे तो भैया तुमको पकड़ लेंगे तीनों, कौन से वाले, डीएसपी, समझ रहे हो मेरी बात, दिगराज सर, शोभित सर, प्रशांत सर। तो तुम्हारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, तुम्हारे पास सिर्फ ऑप्शन बचा श्रुति का, तो यही तुम्हारी फेवरेट हो सकती है। तो चारों में से जो एक तुम्हारे पास आपका होगा इसको कहते हैं मोस्ट फेवर्ड, समझ रहे हो मेरी बात, या मोस्ट फेवरेट आपका जो है हो गई। अब मेरी फेवरेट आपको कौन सी है, मेरी फेवरेट ये है। तो इसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही किसी कंट्री को या जैसे इंडिया को जिससे ज्यादा ट्रेड करनी होती है या जिससे ज्यादा आपका इंपैक्ट होता है, तो इंडिया उस कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देता है। तो जो दूसरी कंट्री होती है उस पर हम क्या देते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपका दर्जा दे देते हैं अपने ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अब आते हैं केस फॉर फ्री ट्रेड। The act of opening up of economy for trade is known as free trade और trade liberalization। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लो 1991 का अगर मैं केस ले लूं, 1991 से पहले इंडिया में बहुत सारे लोग आकर इन्वेस्ट नहीं किया करते थे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे कर कर लोगों ने, जब हम आपका IMF के पास लोन मांगने गए थे और जो हमारे मनमोहन सिंह साहब थे, द लेजेंडरी फिगर, मतलब उनको कंपेयर करना आपका बिल्कुल भी क्या नहीं है, बिल्कुल भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब IMF के साथ बात की तो IMF ने आपका ये बोला कि आप लोगों को थोड़ा क्या होना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा। और जब आप लिबरल हो जाएंगे तो लिबरल के तौर पर जो कंपनीज हैं वो आपके यहां आकर क्या कर सकेंगी, वो आपके यहां आकर इन्वेस्ट कर सकेंगी। अगर आपके यहां इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो उससे क्या होता है, उसको कहते हैं हम ट्रेड लिबरलाइजेशन, या हम उसको फ्री ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। This is done by bringing down trade barriers। जैसे आपका अगर तुमने किसी कंट्री के ऊपर आपका क्या लगा दिए, टैरिफ लगा दिए हैं या टैक्स लगा रहे हो, अब तो निर्मला ताई भी आपका बेसिकली मान गई है 12 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं ले रही है। तो ऐसे ही हमने इंडिया ने क्या किया, यूएसए के ऊपर जो आपका ट्रेड लगा रखे थे या जो आपका टैक्स लगा रखे थे या जो टैरिफ लगा रखे थे उनको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब बाहर वाली कंपनी क्या सोचेगी, यार जब ये पैसा आपका टैक्स कम ले रहे हैं तो अपना जो सामान है वो ले जाकर आपका उनकी कंट्री में डंप करो। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम टैरिफ कम कर कर या टैक्स कम कर कर उस कंट्री को अलाउ कर रहे हो, वहां के इन्वेस्टर्स को अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हारी कंट्री में आके क्या करें, इन्वेस्ट करें। इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को कहा जाता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। इससे क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं या जो ग्लोबलाइजेशन है। अब तुम कहोगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखो समझो, दो चीजें आपका यहां पर देखने को मिलेंगी। एक शब्द है आपका लिबरलाइजेशन और एक शब्द है आपका ग्लोबलाइजेशन, समझ रहे हो मेरी बात। एक शब्द है आपका लिबरलाइजेशन और एक शब्द है आपके पास ग्लोबलाइजेशन। अब ये दोनों शब्दों को आपका तुम कैसे समझोगे, मान लो कि अगर तुम इंडिया के अंदर ही आपका बेसिकली लिबरल हो गए, जैसे मान लो तुम आपका जो है बेसिकली अपनी क्लास वाली आपका एक अच्छी से सुंदर कन्या से तुमने आपका उसको इजाजत दे दी कि वो तुमसे, तुम्हारी इमेज है सख्त लौंडे वाली, तुमने उसको इजाजत दे दी कि वो तुमसे आके बात कर सकती है, तो तुम क्या हो गए, तुम लिबरल हो गए। पर तुम्हारी सीमाएं नहीं है, तुम चाहते हो कि अब तुम सीमाओं से आपका बिल्कुल आगे जाओ और तुमने अपनी सीमाएं बढ़ाकर आपका कहां पहुंचा दी, सीधे यूरोप जा रहे हो। फिर आपका भाई साहब टिंडर पे आपका तुम्हें कोई मिल रहा है तो भाई साहब बड़े दूर दूर का मिल रहा है, या फिर आपका और चल रही है तुम्हारी चैटें, तो ये ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हमारी जो ट्रेड है, हमारी जो ट्रेड है ये ट्रेड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, ये ट्रेड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ आसानी से आपका हो सके। तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ आपका करेंगे, तो इससे हम आपका ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, बाकी कंट्रीज के लोग हमारे देश में आकर इन्वेस्ट कर सकें। और लिबरल का मतलब होता है अपने यहां पर आपका टैरिफ कम कर कर, अपने यहां पर आपका टैक्स कम कर कर, अपने यहां बाकी सारी चीजें कम कर कर हम अलाउ कर रहे हैं आपका किसको, हम अलाउ कर रहे हैं बाकी कंपनीज को कि वो हमारे यहां आकर इन्वेस्ट करें और हमारी एक अच्छी इमेज मार्केट के अंदर चली जाएगी। आई होप कि तुम्हें ये दोनों शब्द आपका समझ में आ गए होंगे, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या क्लियर है इतनी बात, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना इतनी बात। चलो अब क्या होता है, अब डेवलपिंग कंट्रीज बाय नॉट गिविंग इक्वल प्लेइंग फील्ड बाय इंपोजिंग कंडीशन विच आर अनफेवरेबल। अब होता क्या है, मान लो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो जो डेवलप कंट्री है वो हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं,
तो इससे होता क्या है कि वो हमें बराबर का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, मतलब एक अच्छा ग्रो करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे अनफेवरेबल सी चीजें हो जाती हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर किसी कंट्री का आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा है और उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, तो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ट्रेवल ज्यादा अच्छे से कर पाएंगी, ज्यादा तेज हो पाएगा और इन्वेस्टमेंट के लिए आपका चांसेस अच्छे बन जाएंगे। कंट्रीज ऑल्सो नीड टू बी कॉशियस अबाउट डंप गुड। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी कंट्री में आपका बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल है, तो लोग क्या करते हैं, वहां से सामान लाकर डंपिंग करते जाते हैं। डंपिंग जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम आपका ऐसे समझो कि तुम्हारे बराबर वाला एक घर है, समझ रहे हो मेरी बात, तुम्हारे बराबर वाला एक घर है, ये प्लॉट है, ये घर भी नहीं है, ये प्लॉट है, और इसके चारों तरफ आपका घर बने हुए हैं। इसके चारों तरफ क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। मौका देखा नहीं, मम्मी आई, मम्मी ने यहां आपका कूड़ा फेंक दिया, आंटी आई कूड़ा फेंक दिया, यहां से आई कूड़ा फेंक दिया, सब कूड़ा फेंक रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो रही है, इसी को कहते हैं डंपिंग। समझ गए मेरी बात। ऐसे ही जो बाहर के आपका देश है वो क्या करते हैं, वो अपना सामान ला लाकर जो वेस्ट मटेरियल होता है या बाकी सारी चीजें जो आपका उनके यूज में कम आती हैं या जो आपका बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं वो यहां पर लाकर डंप करते जाते हैं और एक्स्ट्रा सामान हो जाता है, तो फिर वो आपका बिक नहीं पाता। तो इसलिए कंट्रीज को आपका क्या होना पड़ता है, कॉशियस होना पड़ता है कि भाई चीपर प्राइस पर आपका लाकर यहां की मार्केट को हार्म ना करें, क्योंकि जो आपका लोकल ट्रेडर्स हैं या जो लोकल मार्केट वाले लोग हैं उनको भी बराबर का आपका मौका मिल सके। इसी चीज के लिए हमने क्या बनाया, इसी चीज के लिए हमने WTO बनाया। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये आपका बहुत बाद में आया, ये लगभग आपका बातचीत आई थी 1994 में और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था अराउंड 1995 के अंदर। उससे पहले एक एग्रीमेंट हुआ करता था जिसको हम कहते हैं जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। ये गेट होता है, ये गेट क्या करता है, ये जब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में आपका ट्रेड होती थी तो ट्रेड को आसान बनाने के लिए ये एक एग्रीमेंट था जो कि एक दूसरे से देश किया करते थे पहले के जमाने में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने आपका डिसाइड किया, जो मेंबर कंट्रीज थे इसके, कि भाई एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन हमको बनाना है और वो परमानेंट इंस्टीट्यूशन आपका देखेगा कि बहुत जो हम आपका फ्री ट्रेड करते, मतलब जो ट्रेड में आपका बैरियर्स आते हैं या जो ट्रेड में परेशानी आती है वो ना हो और हम फ्री एंड फेयर ट्रेड को आपका क्या कर सकें, बढ़ावा दे सकें। अगर ये हो जाएगा तो इसी के बाद गेट को रिमूव किया गया और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1 जनवरी 1995 को आपका लॉन्च कर दिया गया, बना दिया गया एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, और इंडिया आपका इसका मेंबर बन गया। अब दो तरीके से आपका ट्रेड है, एक है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स और एक जो ट्रेड है उसको कहते हैं कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। पहले समझते हैं रीजनल ट्रेड में। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स आपका इंकरेज करते हैं किसी भी दो कंट्रीज के बीच की ट्रेड को विद ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेडिंग आइटम। जो भी आपका बेसिकली हमारे पास कॉमन आइटम है, जो आपका वहां के कॉमन गुड्स हैं या फिर सिमिलर आइटम्स हैं, उनकी जो ट्रेडिंग होती है वो यहां पर आकर आसान करते हैं। 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड। अगर बात करें आपका अंडरटेकिंग की, तो सबसे पहले हमारे कंसर्न क्या है, अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन इफ इट लीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन। होता क्या है कि अगर हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी दो नेशन के बीच में आपका बेसिकली चीजें चल रही हैं, तब तो ट्रेड में आपका एक बेनिफिशियल चीज मिलेगी। वरना अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज अपने प्राइस को हाइक कर देती हैं, वेजेस बढ़ा देती हैं, फिर डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज और कल्चर की वजह से भी आपका चीजें बिगड़ जाती हैं। ऐसे ही अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पोर्ट्स की बात करता हूं तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स जो कि कार्गो को हैंडल करते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं इंडस्ट्रियल पोर्ट्स। इंडस्ट्रियल पोर्ट्स आपका बेसिकली वो चीजें हैंडल करते हैं जो कि मोस्टली हमारे खाने पीने से रिलेटेड जैसे होती हैं, जैसे कार्गो हो गया, कार्गो में ग्रेन्स आ गए, शुगर आ गया, ओर आ गया, ऑयल आ गया, केमिकल मटेरियल्स आ गई, ये सारी चीजें। फिर आते हैं कमर्शियल पोर्ट। कमर्शियल पोर्ट आपका वो पोर्ट होते हैं जो कि हमारे कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स और उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को हैंडल करने का काम करते हैं। तीसरे जो आते हैं वो होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। ये क्या हैंडल करते हैं, ये बल्क और जनरल कार्गो, बेसिकली बड़े बड़े वॉल्यूम्स में जो आते हैं, कंटेनर्स आते हैं बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट में, उनको एक साथ आपका हैंडल करने का काम करते हैं।
इसके अलावा अब जो पोर्ट को हमने आपका डिवाइड किया है लोकेशन के बेसिस पर, ये वाले किसके हिसाब से डिवाइड थे? कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से। ये वाले किसके हिसाब से डिवाइडेड हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। यहां से आपका मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे कि भाई लोकेशन के हिसाब से या कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसमें दो तरीके से हैं। इनलैंड पोर्ट है, सबसे पहले इनलैंड पोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसे पोर्ट होते हैं जो कि सी कोस्ट से आपका दूरी पर बनाए जाते हैं और किसी भी आपका सी को क्या करेंगे, रिवर वगैरह के साथ, कैनाल वगैरह के साथ आपका क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैनचेस्टर में आपका लिंक्ड है कैनाल के साथ। मैफीज इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। अब ये जो पोर्ट है ना मैफीज, ठीक है, मैफीज आपका पोर्ट की लोकेशन मार्क कर लीजिएगा। मैफीज जो पोर्ट है ये मिसिसिपी रिवर के ऊपर आपका मार्क है और मिसिसिपी रिवर जो है ये आपको देखने को मिलती है कहां पर, यूएसए के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है आपका यूएसए की। फिर एक आपका पास है राइन हैज अ सेवरल पोर्ट ऑफ मैनहेन एंड डिजूबर्ग। अब जो राइन रिवर है ना, राइन रिवर ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी वगैरह आपका जो बेसिकली यूरोप में आपको दिखाई देगी। तो स्विट्जरलैंड वगैरह से आपका जब ये पास होती है तो ये जो दो पोर्ट तुमको दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है मैनहेन और एक दिखाई दे रहा है डिजबर्ग। ये दोनों जो पोर्ट हैं ये जर्मनी के अंदर आपको दिखाई देंगे। कहां पर दिखाई देंगे? जर्मनी के अंदर आपको दिखाई देते हैं। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली। ये इकलौता रिवराइन पोर्ट है। कोलकाता पता है ना तुमको, जैसे इंडिया ही आया तो इधर की तरफ आपका जो है प्यारा सा हमारा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में आपका कौन सी रिवर दिखती है? हुगली रिवर आपको दिखाई देती है। एंड इट इज द ब्रांच ऑफ रिवर गंगा। इसके बाद आते हैं आउटर पोर्ट्स पर। आउटर पोर्ट्स आर बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? These parent ports by receiving those ships which are unable to approach due to their large size। ये उन पोर्ट्स को आपका बेसिकली लेकर आते हैं जिनको बहुत लार्ज साइज की वजह से आपका नहीं आने दिया जाता। जैसे अगर एग्जांपल लें तो एथेंस आता है। एथेंस ग्रीस की कैपिटल भी है, ग्रीस की। इट इज आउट पोर्ट प्रोरिस इन ग्रीस। तो इस पोर्ट की लोकेशन भी आपका याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये पायरिस पोर्ट आपका किधर दिखाई देगा, तो ग्रीस वाली साइड आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने देखो सब लिख दिया। अब जैसे एक अभी आगे जाकर तुम्हें होनोलुलु पढ़ाऊंगा, तो होनोलुलु आपका जो है बेसिकली कैपिटल किसकी है? ये कैपिटल है आपका हवाई की। समझ रहे हो मेरी बात? उसके अलावा ये राइन वगैरह के मैंने नाम लिख दिए। एथेंस आपका ग्रीक की कैपिटल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब ये तीसरा पार्ट आ गया है हमारे पास। एक कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी थी, एक लोकेशन, और उसके बाद आपका यहां पर आ गए। अब सबसे पहले आते हैं ऑयल पोर्ट्स पर। ऑयल पोर्ट्स कैसे पोर्ट होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर जहां पर ऑयल वगैरह की आपका रिफाइनरीज होती है या शिपिंग आपका होती है ऑयल की, तो उनमें सबसे फेमस आपका कौन कौन से हैं? सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स। जैसे एक है मराकाइबो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, लोकेशन पेपर में आपका पूछ सकते हैं। मराकाइबो आपका जो है इसलिए भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये वेनेजुला में आपका लोकेटेड है और वेनेजुला आपका बेसिकली देखने को मिलेगा तुम्हारे पास ऑयल वगैरह की लोकेशन के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे ही एक आता है एस्किरा, ये ट्यूनेशिया में देखने को मिलता है। एक आता है ट्राइपोली एंड लेबनान आर टैंकर पोर्ट्स। ट्राइपोली जो है बेसिकली लेबनान में दिखाई देगा, ये टैंकर पोर्ट में दिखाई देता है। एक है अबदान ऑन द गल्फ ऑफ पर्शिया, ये एक रिफाइनरी पोर्ट है। तो इन सब की लोकेशन को जरूर याद रखिएगा। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। मराकाइबो इज इन वेनेजुला, एस्किरा इज इन ट्यूनेशिया, ट्राइपोली इज इन लेबनान एंड टैंकर पोर्ट भी है, एबडान इज गल्फ ऑफ पर्शिया एंड रिफाइनरी पोर्ट। दूसरा जो है उसको कहते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल। ये पोर्ट्स कैसे होते हैं? विच ओरिजिनली डेवलप्ड एज कॉलिंग पॉइंट्स ऑन मेन सी रूट वेयर शिप्स यूज्ड टू एंकर फॉर रिफ्यूलिंग। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपका बेसिकली समुद्र में एक शिप जा रहा है पूरा, तो शिप जाते जाते आपका उसमें तेल खत्म हो गया, तुम गाड़ी से जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, दोस्त के साथ तो जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बंदी के साथ जा रहे हो और तेल खत्म हो गया तो कितनी बेइज्जती होगी। तो अब तुम्हारा दोस्त आपका उस टाइम पे काम आता है। दोस्त कैसे आया? भैया गाड़ी बोतल में पेट्रोल लेके आ रहे हैं भाई साहब ये लोंडे, समझ रहे हो, ये है पक्की दोस्ती। तो भैया ऐसे ही आपका जो है क्या होता है, जब शिप जा रहा होता है तो शिप के जाते जाते आपका क्या होगा, बीच में कहीं पर जरूरत पड़ गई तो उसमें पॉइंट ऑफ कॉल होता है, वो सिग्नल उग्नल देकर उनको बुला लेते हैं और फिर वहां पर आपका रिफ्यूलिंग हो जाती है उसकी। ऐसे ही अगर तुम देखोगे तो जैसे आपका फूड आइटम्स वगैरह और बाद में आपका जो है इनको डेवलप्ड इनटू द कमर्शियल पोर्ट्स के तौर पर आपका लेकर आया गया। जैसे इसमें एक तो एडन पोर्ट है, एक होनोलुलु हो गया, ये बताया मैंने तुमको, हवाई एंड सिंगापुर आर गुड एग्जांपल्स। फिर आते हैं पैकेट स्टेशन पर। अब देखो दीज आर ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट है।
पूछ सकता है पेपर के अंदर एमसीक्यू में, फेरी पोर्ट्स कौन से होते हैं? ऑयल पोर्ट होते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं, पैकेट ऑफ स्टेशन होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो तुम्हें याद रखना है कि पैकेट स्टेशन में आपका फेरी पोर्ट्स आपका कहा जाता है इनको, ठीक है। इसके अलावा दीज पैकेट्स स्टेशन आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे छोटे डिस्टेंस पर आपका बेसिकली पैसेंजर को लेकर जाना या फिर आपका जो छोटे छोटे काम है वो निपटा देते हैं। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल एक तो दोवार पोर्ट है जो कि इंग्लैंड, एंड एक दिखाई देता है तुमको कैलिस जो कि फ्रांस में दिखाई देता है, और इंग्लिश चैनल से आपका ये बेसिकली पास होते हुए जाते हैं। याद रखिएगा, एक वो पिक्चर आई थी आपका जो है शिद्दत करके, जिसमें वो जाता है आपका पार करते हुए, तो वो बड़ी पिक्चर अच्छी सी है, उसमें ही इंग्लिश चैनल दिखाया गया है। तो वो इंग्लिश चैनल तुम यहां से आपका क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन में फोर्थ तरीके का, इसको कहते हैं एंट्री पोर्ट पोर्ट्स। दीज आर कलेक्शन सेंटर वेयर द गुड्स आर ब्रॉड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जैसे अलग अलग कंट्रीज से जो गुड्स हैं वो यहां पर लेकर आए। सिंगापुर इज एन एंट्रा पोर्ट फॉर एशिया। रॉटरडैम फॉर यूरोप, रॉटरडैम यूरोप में आपका कहां पर दिखाई देगा, जरा ध्यान से देखोगे तो रॉटरडैम जो है वो बेसिकली नीदरलैंड में एक शहर है, इसको प्लीज आपका मार्क रखिएगा, ठीक है। ये पूछ सकता है तुमसे लोकेशन कि रॉटरडैम कहां पर है, तो नीदरलैंड याद रखिएगा। दूसरा एक है कोपेनहेगन। अब ये कोपेनहेगन आपका जो है कहां पर है, तो कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। प्लीज इसको आपका इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा कि कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क। अब तीसरी चीज जो आपका उसने तुमसे पूछी वो ये पूछी कि भाई साहब बाल्टिक रीजन है, तो बाल्टिक रीजन को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन आता है। एक तो इसको याद रखिएगा जीपीआरएस फॉर डेल। अब जीपीआरएस फॉर डेल का मतलब है एक तो कंट्री जर्मनी इससे आपका बाउंड्री शेयर करती है, पोलैंड शेयर करती है, रशिया बाउंड्री शेयर करती है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, डेनमार्क हो गई, डेनमार्क के अलावा फिनलैंड हो गई और स्वीडन हो गई। ये वो कंट्रीज हैं जो कि बाल्टिक सी के आसपास आपको देखने को मिलती हैं, इसीलिए इस रीजन को बाल्टिक रीजन के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं नेवल पोर्ट्स पर। नेवल पोर्ट्स मोस्टली आपका जो है देखने को मिलते हैं जो कि नेवी वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर तुम देखोगे तो कोचीन वाली साइड आपका देखने को मिलेंगे, या फिर आपका कारवार वाली जगह हो गई, गोवा वगैरह वाले आपका देखने को मिलते हैं जिनको मोस्टली नेवीज आपका यूज करते हैं, या फिर वाइजैग हो गया। ये सारे आपका पोर्ट को कौन इस्तेमाल करता है, नेवी हमारी इस्तेमाल करती है। अगर तुम्हें ये सारी बातें आपका समझ में आ गई हैं तो भाई यहां से फिर आपका जो है तुम्हारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। अब जैसे देखो, अभी तुम्हें आपका बताकर मैं खत्म हुआ हूं कि कौन से ऑयल पोर्ट हैं जो कि कनेक्ट करेंगे। अब जैसे देखो उसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ट्यूनेशिया में ट्राइपोली, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, आंसर इज नो। लेबनान में एशकिरा, नो, अभी पढ़ाकर हटाऊं। वेनेजुला में मराकाइबो, ये सही है भाई मैच, ठीक है। इसके अलावा इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड हैज अंडरगोन अ ह्यूज चेंज इन रीसेंट ईयर इन टर्म्स ऑफ, किस किस के टर्म में। देखो जब भी तुमसे ऐसे टर्म्स पूछे तो मतलब जब पेपर में कुछ ना आ रहा हो, जब बिल्कुल हथियार खत्म हो गए हो, तो फिर मैंने तुम्हें बताया था कि आंसर में ज्यादातर ऑल ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दी अबव नहीं लगाना है। ज्यादातर बोर्ड्स में आपका नन ऑफ दी अबव वाले क्वेश्चन में आपका क्या हो जाता है, मार्किंग खराब हो जाती है। बट ऑल ऑफ दीज हो तो एक बार को तुम सोच सकते हो जब कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो कॉम्पोजिशन हुआ है, वॉल्यूम हुआ है, डायरेक्शन हुआ है, मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। Which commodity has maximum share in India's export? तो सबसे ज्यादा हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में आपका करते हैं। इसके अलावा which of the following is the biggest port of India? तो हमें पता है कि मुंबई पोर्ट इज द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, इन वालों में से समझ रहे हो, कांडला, न्यू मैंगलोर पोर्ट। अब ये जैसे अगर तुम देखोगे तो मरमेगांव पोर्ट आपका कहां पर है, कांडला पोर्ट कहां पर है। कांडला पोर्ट का ना नाम चेंज किया गया है, अभी कांडला पोर्ट का नाम चेंज किया गया। क्या तुम में से कोई मुझे ये बता सकता है कि कांडला पोर्ट कहां पर है और क्या इसका नाम चेंज किया गया है? क्या इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना गया है, क्या कोई और नाम रखा गया है, बताना मुझे, ठीक है। इसके अलावा अरेंज द फॉलोइंग कमोडिटीज इन सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ देयर शेयर इन द इंडियाज हाईएस्ट इंपोर्ट हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो फ्यूल, फूड एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, मैंने तुम्हें बताया एग्रीकल्चर के मामले में तो रहेगा ही रहेगा। अब एक एक वाले देख लो कि फर्स्ट ऑप्शन आपका कहां पर देखने को मिल रहा है। तो भाई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। हाईएस्ट टू लोएस्ट पूछा है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बेटा एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे, अगर तुम्हें आपका ये पता है कि पहला कौन सा होना चाहिए दिमाग लगाकर, तो तुम बाकी के ऑप्शन आपका क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। और जैसे ही तुमने एलिमिनेट किए ऑप्शन, तो तुम्हारा आंसर में से कम 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी तुम आपका लगा कर चले आओ, ठीक है।
हाउ इज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड इन एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑल इंडिया लेवल आपका 2016 में, ये आ सकता है। इसके बाद व्हाट इज फ्री ट्रेड, इसके दो एग्जांपल आपका देकर दिखाए हैं मैंने। ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में बात हुई है, इकोनॉमी के बारे में बात हुई है। फिर क्लासिफाई पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। इनलैंड पोर्ट हो गए, आउटपोर्ट हो गए, ठीक है। उसके अलावा स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी अब तुम बता दोगे। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये क्वेश्चन आपका तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया। फिर एक आता है इन मॉडर्न टाइम इंटरनेशनल ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द एग्जांपल, ये भी बता देना आप। पहले रिसोर्सेज, फिर इंटरनेशनल ट्रेड, फिर एग्जांपल ट्रेड हेल्प, है ना। इसके अलावा एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ये भी आपका बता देना तुम। बायलैटरल ट्रेड और मल्टीनेशनल ट्रेड के बारे में आपका बातचीत कर सकते हो। फिर एक्सप्लेन 5 बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, ये भी आपका बेसिकली मैंने अभी तुमको बताया है। पॉपुलेशन, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपका हमने देख ली। इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आपका मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आया तो यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एफिशिएंट इन लोकेशन इन रिसोर्सेज, मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और फिर आपका यहां से प्रोफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट, चीपर इंपोर्ट, ये सारी चीजें आपका जो है बेसिकली तुम्हारी कवर हो जाएंगी। आई होप कि तुमको आपका लेक्चर समझ में आया होगा, मजे आए होंगे। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, डोंट लेट योर पेरेंट्स होप डाउन बिकॉज यू आर द ओनली होप ऑफ देम। कीप रॉकिंग, मचाते रहो। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम आपका बहुत अच्छा नहीं कर जाते। इस क्लास को, इस रिजल्ट को ऐसा बनाना है कि तुम्हारे पिछले 11 क्लासेस को कोई भले ही याद ना रखे, पर जब तुम 12th की आपका बात की जाए तो सब कुछ मचा दिया जाए। फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।